नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HSC स्टडी में। चलिए आज अपन जो है हिंदी विषय की बात करने वाले हैं। हिंदी विषय में अपन ने जो है अपना जो है वर्ण का प्रकरण चल रहा था और वर्ण के प्रकरण में अपन ने जो है वो स्वरों को पढ़ लिया था। स्वर क्या होता है, स्वर के भेद कितने होते हैं, उन सब की चर्चा अपनी हो गई थी। तो चलिए आज अपन जो आगे बात करने वाले हैं वो व्यंजन की बात करने वाले हैं। वर्ण का ही जो अपना बिंदु है, वर्ण के बिंदु में ही अपन किसकी बात करेंगे, व्यंजन की बात करेंगे। वर्ण का जो अपना टॉपिक रहेगा उसमें बात करने वाले हैं आज किसकी, व्यंजन की। ठीक है, व्यंजन व्यंजन जो वर्ण है उनकी बातें अपन करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती या अन्य किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। स्वर की जो ध्वनियाँ होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। लेकिन व्यंजन वर्णों की अगर बात करें तो व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में, यानी व्यंजन वर्णों का जब अपन उच्चारण करेंगे तो व्यंजन वर्णों के उच्चारण में अपने को किसकी आवश्यकता होगी, स्वरों की आवश्यकता। यानी वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होती हैं या जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन ध्वनियाँ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी व्यंजन वर्ण की अपन ये मान सकते हैं कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं अगर उनका उच्चारण करना है, अगर उनको बोलना है, उच्चारण करना है तो अपने को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अपने को स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा कै, जैसे मैंने ये कै लिखा है तो इसमें ए अपने आप मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है, ए मिला हुआ है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इसके हलंत लगा दूँ, देखो एक होता है हल्का चिन्ह और एक होता है हलंत। दो नाम एक ही है और चिन्ह भी एक ही है, लेकिन जैसे ये जब मैंने यहाँ पे लगा दिया तो ये हलंत हो गया। यानी कोई शब्द है, उस शब्द के अंतिम वर्ण पर अगर ये जो चिन्ह आता है वो हलंत कहलाएगा और बीच वाले में आएगा तब वो हल कहलाएगा। बीच वाले में आएगा तब उसको हल कहेंगे और अंतिम वाले पे आएगा तब उसको क्या कहेंगे, हलंत कहेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए व्यंजन की बात कर रहे थे अपन, तो व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा क्या होगी। तो देखें, व्यंजन वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, उच्चारण स्वरों की सहायता से। जिनका उच्चारण किसकी सहायता से हो, स्वरों की सहायता से। समझ में आ गया होगा। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वरों का उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण जब करेंगे तो व्यंजनों के उच्चारण में अपने को किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यानी स्वरों की सहायता के बिना अपन उच्चारण, व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते, क्योंकि व्यंजन, जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उस व्यंजन को अपन बोल ही नहीं सकते। कई बार ऐसा लगता होगा कि इनकी जरूरत क्या है, ऐसे ही बोल सकते थे, नहीं, स्वरों के बिना अपन व्यंजनों का उच्चारण कर ही नहीं सकते, उसको बोल ही नहीं सकते। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको याद हो गई होगी। व्यंजन की परिभाषा में इतना याद रखना है, जिन स्वर, जिसके उच्चारण में, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े। एक परिभाषा और भी है, वो थोड़ी सी आपको क्लिष्ट लगेगी, हार्ड भी लगेगी, कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हवा मुख के अवयवों से टकराकर, मुख के अवयवों से टकराकर मुख से बाहर निकले। यानी जैसे जीभ से टकराए, मसूड़ों से टकराए, दांतों से टकराए, तो वो जब टकरा के बाहर निकले, जब वो टकरा कर बाहर निकले तो वहाँ पर कौन सा होगा, व्यंजन वर्ण होगा। आपने स्वर में, मैंने आपको जब पढ़ाया था स्वर आपको, तब मैंने बताया भी था कि स्वरों का जब उच्चारण करते हो तो मुख से हवा डायरेक्ट निकलती है, कोई भी उसमें बीच में बाधा नहीं आती है। और व्यंजन वर्णों में बिल्कुल बाधा आती है, टाइम लगता है, समय ज़्यादा लगता है बोलने में, क्योंकि स्वरों को भी तो साथ में बोलना पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके भेदों की। इसके भेद जो हैं वो दो प्रकार से रहने वाले हैं अपने। एक रहेगा प्रयत्न के आधार पे, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं, स्वर के भेद, इसमें तो शायद खत्म हो गई। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ व्यंजन के भेद। पहले क्या लिखते हैं भाई, व्यंजन के भेद। भेद कह दो, प्रकार कह दो, दोनों एक ही शब्द है। ठीक है, व्यंजन के भेद या प्रकार। तो देखिए व्यंजन के भेद या प्रकार में पहला जो है वो रहेगा प्रयत्न के आधार पे। किसके आधार पे, प्रयत्न के आधार पे। जब प्रयास करेंगे के आधार पर, प्रयास करेंगे तो उसके आधार पर जो रहेगा वो रहेगा प्रयत्न के आधार पर।
देखें, प्रयत्न विधि के आधार पे जो अपना पहला रहेगा उसको कहेंगे स्पर्शी व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। देखो व्यंजनों की संख्या मैंने लिखवा दी थी कि व्यंजनों की कुल संख्या जो है वो कितनी होती है। व्यंजन होते हैं अपने 33 और स्वरों की संख्या कितनी थी? स्वर होते हैं अपने 11, व्यंजन होते हैं 33। 33 में मैंने बताया था, देखो अभी काम में आने वाला, मैं थोड़ा सा उधर इसको बना भी देता हूँ। अपने 33 में एक तो आएगा क वर्ग। क वर्ग का याद होगा मेरे ख्याल से कैसे लेके यहाँ तक रहेगा। फिर अपना च वर्ग रहेगा, च वर्ग जो है वो च से लेके फिर आएगा ट वर्ग, फिर त वर्ग, फिर प वर्ग। ये आपको याद होना ज़रूरी है, ये सारे वर्ग याद होने ज़रूरी हैं। ये बार बार मैं आपको क्या गढ़ा लिखवाऊँ तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो 33 अपने क्या है? वर्ण है। 33 अपने व्यंजन वर्ण है और 11 अपने स्वर हैं। स्वरों की बात अभी यहाँ नहीं करेंगे, स्वरों की बात भी करेंगे जब अपना एक बढ़िया वाला डायग्राम अपन बनाएंगे। तो यहाँ पर स्वरों व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। व्यंजन कितने हैं अपने यहाँ पे? 33 हैं और ये 5 आपको वर्ग भी याद करने हैं। तो बात करते हैं अपन स्पर्शी व्यंजन की, यानी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने से हवा जो है मुख के विभिन्न अवयवों का स्पर्श करते हुए बाहर निकले। स्पर्शी का मतलब स्पर्श करते हुए बाहर निकले, तो वो क्या कहलाएगी? स्पर्शी व्यंजन। वो क्या कहलाएंगे? स्पर्शी व्यंजन। देखो स्पर्शी व्यंजन में अपने ये 5 वर्ग आते हैं। स्पर्शी जो व्यंजन होते हैं उसमें कितने वर्ग आते हैं अपने? तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्पर्शी जो व्यंजन है वो कौन कौन से परिभाषाएं लिखवाने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ। एक तो आता है क वर्ग, एक आता है च वर्ग, एक है अपना ट वर्ग, फिर है त वर्ग और लास्ट रह जाएगा वो रह जाएगा प वर्ग, ठीक है। यानी इन पांचों वर्गों में जो 5-5, यानी अपन कह सकते हैं कि इसमें वर्णों की संख्या कितनी होगी? 25 वर्ण होंगे। कितने वर्ण होंगे? 25 वर्ण, क्योंकि देखो 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों में 5-5 वर्ण है, तो 25 वर्ण किसके माने जाएंगे? स्पर्शी व्यंजन के माने जाएंगे। इसी का एक और है अपना दूसरा है, वो है स्पर्श संघर्षी। ये लो कुछ झगड़ा भी करेगा भाई, हवा टकराएगी और टकराने के साथ में झगड़ा भी करेगी। स्पर्श संघर्षी, स्पर्श तो करेगा लेकिन कुछ ज़्यादा संघर्ष करेगा। तो ज़्यादा संघर्ष कैसे करेगा भाई? अपना इसी में से एक आएगा अपना जो च वर्ग है, यानी च, छ, ज, झ और य, ठीक है। ये 5 जो वर्ण हैं, ये 5 वर्ण किस में आएंगे? स्पर्श संघर्षी में आएंगे। देखो आप कहोगे कि सर ये तो ऊपर वाले में भी था, बिल्कुल था ऊपर वाले में। ये 5 जो वर्ण हैं वो स्पर्शी भी कहलाते हैं, स्पर्शी के अलावा स्पर्श संघर्षी भी कहलाते हैं। दोनों में ये शामिल होते हैं। लेकिन परीक्षा में अगर आ जाए तो कौन सा करना है? परीक्षा में अगर आ जाए तो कौन सा करना है? तो परीक्षा में अगर ये ऑप्शन में है और ये वर्ण है तब आपको यही करना है। परीक्षा में अगर ये आ जाए, दोनों दिए हुए हों, तब आपको यही करना है, ये वाला याद करना है। अगर मान लो ये नहीं दिया हुआ और च वाला आ जाए, तब आपको क्या करना है? स्पर्शी व्यंजन करना है, ठीक है। अभी देखो इनमें और भी बहुत सारे वर्ण हैं, जिसमें इसमें पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण का भी आ जाए तब अपन स्पर्शी करेंगे या नासिका वाला करेंगे, तब वहाँ पर नासिका वाला ही ठीक रहेगा, नासिक के वर्ण ही वहाँ पर ठीक रहेगा। तो वो अपन धीरे धीरे अपन एक एक की बात अपन बहुत गहराई से इसको पढ़ने वाले हैं, तो एक एक की बात बहुत गहराई से ही अपन यहाँ पर करेंगे। चलिए आगे देखिए, अपना जो 3 नंबर वाला रहता है, 3 नंबर वाला जो रहेगा वो रहेगा संघर्षी। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं देखें। संघर्षी व्यंजन जो है, जब वे ध्वनियाँ जिनका जब उच्चारण करेंगे, तो उच्चारण करते समय जो हमारे मुख के जो अवयव हैं उनमें बहुत संघर्ष होता है, कड़ा संघर्ष होता है, और संघर्ष के बाद में काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है ना, लड़ाई झगड़े के बाद में वो बाहर निकलती है हवा, तो वहाँ पर क्या रहेगा? संघर्षी व्यंजन होंगे। तो संघर्षी व्यंजनों की संख्या अपने कितनी है? 4 ही है। वो कौन कौन से हैं? एक तो श, सॉरी इसका एक नाम और भी है, वो मैं साथ में लिखवा देता हूँ वरना फिर भूल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें संघर्षी, या जिसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन भी जिसको कहते हैं, ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनके उच्चारण में हमारे मुख से गर्म हवा बाहर निकले। किस प्रकार की हवा बाहर निकले भाई? गर्म हवा बाहर निकले। तो गर्म हवा कैसे बाहर निकलेगी? देखो अपन देखो उच्चारण करके देख लेना आप, श, श और श, ठीक है। ये अपने 3 श हैं। हाँ, बोलते तो तीनों को सेम ही है, बोलने का तरीका भी आपको बताएंगे जब अपन आगे बढ़ेंगे। श, श, श और है, ये जो 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों को कहा जाता है संघर्षी या ऊष्म व्यंजन
कहते हैं। इनको संघर्षी कह दो चाहे ऊष्म व्यंजन कह दो, दोनों नाम एक ही हैं। और ये भी एक क्या रहेगा, प्रयत्न विधि के आधार पे इसका तीसरा भेद रहेगा। एक भेद स्पर्शी व्यंजन, कितने वर्ण है, 25 वर्ण है। स्पर्श संघर्षी में कितने वर्ण हैं, 5 ही वर्ण है। इसके अलावा संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जिसको कहते हैं उसमें कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, श श श है। आगे देखें, अगला जो रहेगा 4 नंबर वाला वो रहेगा अपने उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, देखो इसमें क्या होता है, यानी जीव कुछ झटके से उठे और फिर गिरे। भाई जीव उठे और फिर गिरे, झटके से गिरे, तो वहाँ पर होता है उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त व्यंजन है। और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या अपने 2 ही है। वो कौन से हैं, एक तो है अडय और एक है अढय। इसको देखो बोलने का तरीका मैंने उस दिन भी बताया था आपको। ये बिंदी अगर नीचे लगती है तो ये अडय बोला जाएगा। डय के नीचे ये बिंदी लगती है जिसको नुक्ता अपन कहते हैं। ये फारसी भाषा के 2 शब्द लिए गए हैं, अडय और अडय, इसीलिए तो सड़क कहते हैं। इसीलिए तो क्या कहते हैं, सड़क और दिनांक वाला फिर आपको पता होगा। ठीक है, तो अडय और अडय ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं। देखें 4 अपने हो गए हैं। एक है स्पर्शी व्यंजन जिसमें 25 वर्ण आते हैं। स्पर्श संघर्षी में 4 वर्ण है। संघर्षी या ऊष्म व्यंजन में 4 वर्ण है। उत्क्षिप्त व्यंजन इसमें ड और ढ 2 व्यंजन है। इसके अलावा इसका एक नाम और है, उत्क्षिप्त को एक कहते हैं ताड़न जात। एक नाम क्या है इसका, ताड़न जात। ताड़न जात व्यंजन भी किसको कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजनों, यानी ड और ढ को ही कहा जाता है ताड़न जात। ताड़न जात का मतलब ये होता है कि झटके से जीव जो है मुर्दा से टकराए। जैसे अड, अड मुर्दा से टकरा रही, अड दोनों में टकरा रही है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, उत्क्षिप्त व्यंजन कह दो चाहे ताड़न जात कह दो। अगला जो रहेगा अपना नंबर 5 पे रहेगा प्रकंपित। प्रकंपित या लुंठित वर्ण, लुंठित व्यंजन कह दो चाहे वर्ण कह दो। देखें देखें, प्रकंपित एक ही अपना ऐसा वर्ण है जिसमें जीभ में कंपन होता है और जीभ लुढ़कती है, और वो है अपने र। वो कौन सा रहेगा, र रहेगा। उसमें देखो जीभ में कंपन भी होता है और जीभ लुढ़कती हुई सी भी प्रतीत होती है, इसलिए यहाँ पर र में क्या रहेगा, र में रहेगा अपने प्रकंपित या लुंठित वर्ण इसको कहा जाएगा। अपना जो छठा रहेगा वो रहेगा पार्श्विक वर्ण, पार्श्विक व्यंजनी। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन। देखो पार्श्विक व्यंजन क्या होता है, जब इस व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो अपनी जो जीभ है उसके दोनों भागों से, यानी पार्श्व से दोनों तरफ से हवा जो है मुख से बाहर निकलती है, तो वो कौन सा रह जाएगा, वो भी अपना एक ही वर्ण है और उसका नाम है लयवर्ण। तो लयवर्ण किसको कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार अपने जो है ये 6 हो गए। एक 7वां अपना और रहता है, वो 7वां रहेगा अपना, देखो 7वां जो रहेगा इसको कहते हैं ईषत स्पृष्ट। ईषत स्पृष्ट कह दो, या अपने इसका नाम जो ले सकते हैं वो ले सकते हैं अर्ध स्वर ले सकते हैं, अर्ध स्वर ले सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपना 7वां जो रहेगा ईषत स्पृष्ट या अर्ध स्वर के नाम से भी जिससे जाना जाता है। जो अंतस्थ वर्णों की श्रेणी में भी आते हैं वो कौन से अपने, एक तो रह जाएगा ये और एक रह जाएगा वह। मेरे ख्याल से सारे जो अपने व्यंजन वर्ण हैं वो आ गए होंगे। व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो आपने देखी होगी कितनी होती है, मूल तो 33 ही हैं। मूल कितने हैं, 33 हैं। और वैसे कितने हैं, वैसे कितने हैं भाई, मूल वर्ण अगर कुल पूछा जाए तो वो मूल वर्णों की संख्या कुल मानी जाती है 44, और व्यंजन पूछे जाए तो वो है 33। ठीक है, तो ये ल भी आ गया भाई, ये ल सारे आ गए, इसमें डेड है भी आ गया। ठीक है, इस प्रकार जो है प्रयत्न विधि के अपने आधार जो रहेगा व्यंजन वर्गीकरण का। देखो प्रश्न इनमें से ही ज़्यादा आता है, अल्प प्राण महाप्राण उसमें से भी आता है, घोष अघोष में से भी आता है, लेकिन यहाँ से प्रश्न गलत होने के चांसेस अपने ज़्यादा रहते हैं। तो एक एक जो है वो दोबारा से देख लो आप। स्पर्शी व्यंजनों में 25 आएंगे, पहला ही नाम याद कर लेना, स्पर्शी व्यंजन 25 व्यंजन है, कैचा टहता प, कैचा टहता प। ठीक है, 5 वर्ग रहेंगे तो 25 वर्ण हो जाएंगे। स्पर्श संघर्षी में अपने 5 वर्ण है, च छ ज झ य। संघर्षी या ऊष्म में है 4, श श श है। उत्क्षिप्त व्यंजनों में है अपने अडय और अडय, अडय और अडय, जिनको अपन ताड़न जात के नाम से भी जानते हैं। प्रकंपित या लुंठित वर्ण जो रहेगा वो रहेगा अपना र।
इसके अलावा पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो पार्श्व से यानी जीभ के दोनों तरफ से जब निकल जाती है तो वो होता है लयवर्ण। और इसके अलावा ईषत स्पृष्ट या अर्ध स्वर भी जिसे कहा जाता है वो है अपने ये और व। इस प्रकार अपना जो है प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और आगे बात करते हैं। चलिए देखिए अगला जो अपना नंबर 2 पे रहेगा वो रहेगा प्राणत्व के आधार पर। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो रहेगा प्राणत्व के आधार पर। तो प्राणत्व के जो आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार है, देखो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्गीकरण, ठीक है, व्यंजन वर्गीकरण। देखिए इसके आधार पर 2 प्रकार का होता है व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक है अपना अल्प प्राण, एक कौन सा है, अल्प प्राण, और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा महाप्राण। महाप्राण देखो अल्प प्राण व्यंजनों का जब उच्चारण करते हैं, अल्प प्राण यानी प्राणवायु मुख की हवा की बात है, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा बिल्कुल कम मात्रा में बाहर निकले, थोड़ी हवा बाहर निकले, तो वो कहलाता है अल्प प्राण। और जिनके उच्चारण में मुख से ज़्यादा मात्रा में हवा बाहर निकले उसे क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे कि कैसे ये महाप्राण है और कैसे ये अल्प प्राण है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कम मात्रा में प्राणवायु मुख से बाहर, ठीक है, कम मात्रा में प्राणवायु मुख से बाहर निकलेगी तब वो कहलाएगा अल्प प्राण। और अधिक मात्रा में, इसमें लिख देता हूँ अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में जो प्राणवायु है वो मुख से बाहर निकलेगी तो वो कहलाएगा महाप्राण। अब देखो अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। अब देखो अपने यहाँ पर पढ़ा था, देखो मैं एक लिख देता हूँ, क है, ख है, ग है, घ है और अंग है। ठीक है, ये 5 वर्ण है। तो इसको मैं, ये जो क वर्ग है इसको मैं बोलता हूँ क वर्ग। क्या बोलता हूँ भाई, इसको मैं क वर्ग बोलता हूँ। और क वर्ग का जैसे ही मैंने कहा कि ये पहला वर्ण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, ये 5वां वर्ण है। क वर्ग बोला, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, इस प्रकार आपको ये याद करना है। और याद देखो इसमें कैसे होगा। अल्प प्राण में बात करें तो अल्प प्राण में अपना जो रहेगा मैं सीधे ही लिख दूंगा प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का कौन सा भाई, प्रत्येक वर्ग का मतलब क वर्ग भी हो सकता है, च वर्ग भी हो सकता है, ट वर्ग भी हो सकता है, त वर्ग भी हो सकता है और प वर्ग भी हो सकता है। 5 वर्ग हैं अपने। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, पहला, तीसरा, 5वां का मतलब एक तो क, ग और अंग। क वर्ग का पहला ये रहा, तीसरा ये रहा और 5वां ये रहा। तो किसी भी वर्ग का, प्रत्येक वर्ग की बात हो रही, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। इसके साथ में अपने आता है य, र, ल, व, य, र, ल, व, य, र, ल, व। तो 4 ये हो गए। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं अपने, जितने भी स्वर हैं वे सारे के सारे स्वर किस में आएंगे, अल्प प्राण में आएंगे। ये बात किसी के समझ में नहीं आई तो फिर मैं लिख देता हूँ। जैसे अपन च वर्ग की बात करते हैं, च वर्ग की बात करते हैं तो च वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा च, तीसरा वर्ण हो जाएगा ज और 5वां वर्ण हो जाएगा य। ठीक है, तो ये 1, 3, 5वां हो गया। ठीक है, फिर देखो अपने प वर्ग की बात कर लेता हूँ। तो प में एक तो प आ जाता है, एक ब आ जाता है और एक म आ जाता है। ये है एक पहला, ये तीसरा और ये 5वां। इस प्रकार अपना जो ये प्रत्येक वर्ग का जो वर्ण है वो मैंने बताएं य, र, ल, व, य, र, ल, व। ये 4 वर्ण जो है वो भी किसके अंतर्गत आएंगे, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अपने जितने स्वर हैं, स्वरों की बात यहाँ नहीं करनी चाहिए थी, फिर भी मैंने उसको बता दिया है साथ में ही, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी बहुत बार पूछा गया है कि स्वर जो होते हैं अल्प प्राण होते हैं या महाप्राण होते हैं। तो स्वर जो होंगे वो क्या होंगे, अल्प प्राण होंगे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, ये जो अपने एक्स्ट्रा में लिख लिया है इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। देखिए अगला जो है अपना महाप्राण है। महाप्राण की बात की कि मैंने जिन स्वरों, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख से अधिक मात्रा में हवा बाहर निकले। अब पता ही है स्वर में तो अधिक मात्रा में निकलने से रही, बिल्कुल कम मात्रा में हवा निकलती है, इसलिए ये अल्प प्राण होंगे। ठीक है, 1, 3, 5 देखो, एक तो क को बोलो और एक ख को बोलो। देखो क को बोलने में अपने मुख से हवा बिल्कुल कम मात्रा में बाहर निकलती है और जैसे ही अपन ख बोलते हैं,
ख में देखो बहुत सारी हवा बाहर निकलती है, इसलिए ऐसे भी आप याद रख सकते हो। अगर ये ऐसे याद नहीं रहता तो इस प्रकार भी आप बोल के भी दे सकते हो, जैसे क वाली लाइन ही बोल के देख लेना, क बोलो हवा बिल्कुल कम निकलती है, फिर ख बोल के देखो तो हवा बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है। तो बहुत ज़्यादा निकलती है, इसका मतलब प्रत्येक वर्ग का कौन सा रहेगा भाई, बच गए कौन से, एक तो बच गया दूसरा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा क्या बच गई भाई, एक बच गया श और है, चार ये बच गए, श है। तो इस प्रकार जो है अपने महाप्राण में कौन कौन सी ध्वनि आएंगी, एक तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आएगा, और एक आएगा श है, चार ये रहेंगे। श को भी बोल के देख लो, हवा बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है, तीनों श को उच्चारण करके देख लो आप, बहुत ज़्यादा हवा बाहर निकलती है। और है जो है उसमें तो निकलती है भाई, ज़्यादा कुछ बताने की जिसमें ज़रूरत नहीं है। ये एक याद कर लेना, अगर सारे याद नहीं होते तो अल्प प्राण वाला याद कर लोगे तो महाप्राण में जो बच्चे हैं वो सारे याद हो जाएंगे। अब कई बच्चों को लग रहा होगा सर गुरुजी क्या नहीं, गुरुजी ने एक बात तो बताई नहीं, कौन सी नहीं बताई भी, तो वो नहीं बताई। देखो वो क्या है कि वो आपके जो एक वो दिमाग में बैठा हुआ है, क्षत्र गे श्र, क्षत्र गे वो दिमाग में बैठा हुआ है। आपको ये नहीं पता कि क्ष किससे बना है, त्र किससे बना है, गे किससे बना है ना। तो वो सारी मैंने आपको फर्स्ट क्लास जो आप देखोगे तो उसमें मेरा बताया हुआ है कि क्षय में कौन कौन से वर्ण है, इन्हीं से वो बने हैं, क्षेत्र गे और श्रय, वो सारे इन्हीं से मिलकर बने, इनको अलग से बताने की अपनों को जरूरत नहीं। तो इस प्रकार अपने जो 33 जो व्यंजन वर्ण रहते हैं उनकी बात अपन ने यहाँ पर कर ली है। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे, कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है, और कौन कौन से हैं, 1 3 5 है, य र ल व है, और स्वरों की स्वर जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, अल्प प्राण ध्वनियाँ हैं। महाप्राण व्यंजनों की बात करें तो महाप्राण व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है, और इसके अलावा श है। यहाँ पर मैं एक वर्ण और लिख देता हूँ, कई बच्चों को लग रहा होगा ये 1 3 5 क्या है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है वर्ण, ठीक है। पहला तीसरा और पांचवा वर्ण, इसमें दूसरा चौथा वर्ण और श है रहेगा। तो अल्प प्राण महाप्राण मेरे ख्याल से आपको याद हो गए होंगे, फिर भी अगर याद नहीं है तो एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख लो कौन सा अपने खर्चा लगने वाला है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अगला अपना जो रहेगा वो तीसरा नंबर का जो रहेगा वो रहेगा घोषत्व के आधार पे, घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर भी अपने को बहुत बार पूछा जाता है प्रश्न। तो घोषत्व के आधार पे अपने दो प्रकार रहेंगे। पहला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा अघोष वर्ण। पहला कौन सा है, अघोष व्यंजन जिसको कह सकते हैं, अघोष वर्ण लिख देता हूँ, अघोष वर्ण। और दूसरा जो रहेगा वो रहेगा घोष वर्ण, अघोष और घोष वर्ण, ठीक है। तो देखो अघोष क्या होता है, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अपने मुख से जब हवा बाहर निकले और मुख के जो अवयव हैं या मुख की जो स्वर तंत्रियाँ हैं अगर उनमें कंपन होता है तो वो होता है घोष वर्ण, और कंपन नहीं होता है तब वो कहलाएगा अघोष वर्ण। अघोष वर्ण कौन कौन से हैं, देखो अपने अघोष वर्णों में ये प्रत्येक वर्ग की बात अपने चलने वाली है। अघोष वर्ण का रहेगा पहला और दूसरा, पहला दूसरा वर्ण, पहला दूसरा वर्ण, और उसके साथ में अपने जो रहेगा पहले दूसरे वर्ण के साथ में रहेंगे 3 और श और पहला और दूसरा वर्ण। देखिए अघोष में क्या रहेगा, पहला दूसरा वर्ण श और इसके अलावा एक अपना और रह जाता है वो है अपना विसर्ग जिसको अपन कहते हैं, ये भी आप याद कर लेना, ठीक है। विसर्ग भी अपना आ सकता है, विसर्ग भी किस में आएगा, अघोष में आएगा, ठीक है जो है अपना वो किस में आएगा, अघोष वर्ण में आएगा। फिर बात करते हैं घोष वर्णों की। तो पहले और दूसरे वर्ण की बात होगी। एक तो आप क बोल के देखो और एक ग बोलो। क को तो बोलते हैं तो तुरंत ही क की जो ध्वनि है वो खत्म हो जाती है, लेकिन ग को जब बोलते हैं तो जो गले में जो है वो एक कंपन सा होता है, क ख ग बोल के देखो, क ख ग। तो ग पे जब बोलोगे तो कुछ कंपन सा होता है, तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। तो घोष वर्ण कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा रहेगा भाई, प्रत्येक वर्ग का जो है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरे चौथे और पांचवें वर्ण के अलावा अपने जो है वो रह जाते हैं य र ल व और एक रह गया है, य र ल व है। ये जो रहेंगे अपने घोष वर्णों में रहेंगे। और पहला तीसरा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और य र ल व और है,
ये जो रहेंगे वो घोष वर्ण रहेंगे। इसके अलावा स्वरों की बात करते हैं तो समस्त जो स्वर होते हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। स्वर जितने भी है अपने वो सारे के सारे किस में आएंगे, घोष वर्णों में आएंगे। प्राणत्व के आधार पर स्वर पूछे तो अल्प प्राण में आएंगे, और घोषत्व के आधार पर पूछे, देखो घोषत्व वैसे कुछ नहीं लिखेगा अगला, वहाँ पे सिर्फ इतना लिखेगा, जैसे मान लो आपको यहाँ पे दे दिया, जैसे मान लो ख दे दिया, आपको प्रश्न में क्या दे दिया, ख दे दिया। इस ख के बारे में पूछेगा, ख के बारे में आपको ऑप्शन देगा 4 से 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शनों में भी आपको 4-4 5-5 बिंदु पूछेगा। अब जैसे मान लो अपन ये 2 में से पूछते हैं कि ख वर्ण जो है, ख वर्ण जो है वो किसके अंतर्गत आएगा। एक तो देखो इसमें आएगा महाप्राण ध्वनि है, महाप्राण के साथ में क्या है, ये अघोष वर्ण है। महाप्राण और अघोष जिस ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन अपना सही रहेगा। उसके अलावा भी अपने स्पर्शी वर्णों में पूछ सकता है, स्पर्शी लिख देगा तो स्पर्शी व्यंजन भी है। तो ये 3-4 ऑप्शन अपने को साथ में पूछेगा, यानी सारे जो अपना वर्ण का टॉपिक है उसमें से बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। वर्ण पूछेगा एक, और याद होने चाहिए पूरे के पूरे वर्ण के भेद, तो सारे याद करने जरूरी। तो याद करने का ये तरीका ठीक है। अघोष यहाँ पर 3 है, देखो अघोष है 3 है, तो यहाँ पर इसका मतलब 1 और 2 याद करने, 3 इधर आ गए तो 2 इधर लेने, है ना, और 2 इधर आ गए तो 3 इधर लेने, 1 2 3, ठीक है, 5 करने अपने को कुल मिला के। तो 3 इधर आ गए तो 2 इधर कर देने, और 2 इधर आ गए, घोष में 2 ही वर्ण है, घोष में कितने वर्ण है, 2 ही वर्ण है, तो यहाँ पर आगे 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है। और याद कर लेना भाई, बहुत सरल है ये तरीका, क्योंकि पहले दूसरे ऐसे ही याद होता है, अन्य कोई इसका तरीका नहीं है, कोई ट्रिक वगैरह इसकी नहीं है कि हम आपको घोल के पिला सकें, तो वैसा इसमें कुछ नहीं है ना। अडे और अडे भी किस में आएगा, घोष वर्णों में आएगा, ठीक है। तो ये इतने अपने सारे जो हैं वर्ण हो चुके हैं। एक अपनी जो सारणी बचती है, उच्चारण स्थान के आधार पे वर्णों के जो भेद हैं वो बचते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो सारणी अगर आपको आती है तो उसके अलावा किसी भी चीज़ को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो सारणी आपको मैं करवाऊँगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं इतना ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन बात करेंगे उस सारणी की जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण रहेगा, उसमें ऐसे स्वर भी आएंगे और उसमें व्यंजन भी आएंगे। एक एक वर्ण का सूत्र अपन याद करेंगे। सूत्र बिल्कुल सरल हैं, बिल्कुल आपके माइंड में बैठा दूंगा, रटवा दूंगा, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये जो क्लास है अपनी वो आज यहीं पर ही समाप्त होती है। अगर मेरा वीडियो ये पसंद आया है आपको तो इसे लाइक करें, और अपने जो भी दोस्त हैं जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में शेयर भी करें। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत दिल से आभार। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।